अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो अल्काइल हैलाइड्स है और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, कितनी टाइप्स के रिएक्शंस हो सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स के, फिर उनकी डिटेल जो है ना हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर वो स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर हम रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं तो रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉल करते हैं 2 कैटेगरीज के अंदर। अब वो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है those reaction in which halogen is replaced by some other atom or group। पहली कैटेगरी वो है जिसमें अल्काइल हैलाइड्स के अंदर हेलोजन एटम होते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं किसी और एटम से, किसी और ग्रुप से। तो अगर हेलोजन रिप्लेस हो जाता है तो ऐसे रिएक्शंस को आप कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या फिर एसएन रिएक्शंस कहते हैं। अभी हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि हम अपकमिंग लेक्चर्स में इसको स्टडी करेंगे डिटेल में किस तरह से हेलोजन एटम रिप्लेस होते हैं। आपने सिर्फ ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहली टाइप कौन सी होगी? जिसपे हेलोजन एटम रिप्लेस हो जाते हैं किसी और एटम। जैसे ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है CH3 CH2 और Cl। तो ये Cl किसी और एटम या किसी और ग्रुप से रिप्लेस हो जाए जब, तो वो जो रिएक्शंस होते हैं ना वो उनको हम कहते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं या फिर हम इनको कहते हैं एसएन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी जो होती है द रिएक्शन विच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ HX फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब इस केस में हेलोजन तो रिमूव हो रहा है, साथ में हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को आप इसके लिए क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शंस और ये रिएक्शन। जिस तरह से आपके पास अगर यही मैं एग्जांपल लेता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ये CH3 CH और Cl, तो अगर हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है साथ में आपके पास हेलोजन भी रिमूव हो रहा है, HX रिमूव हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को आप इसके लिए क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शंस और ई रिएक्शंस। अभी हम इनकी डिटेल में नहीं जा रहे, डिटेल हम अपकमिंग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे किस तरह से वो रिमूव होते हैं, उसके लिए कौन से मैकेनिज्म होते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम अपकमिंग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। आज फर्दर हम बात करेंगे जो ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, इनकी फर्दर कितने टाइप्स हो सकती है और ये कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, इनमें कौन से मेन प्रोसेसेस होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो जनरल मैकेनिज्म होते हैं वो ये होते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं अल्काइल हैलाइड्स पे। इट्स अ न्यूक्लियोफाइल, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जब इसके ऊपर अटैक करते हैं तो ये आपके पास ये जो L है, L स्टैंड फॉर लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाते हैं। और इससे पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर इस रिएक्शंस को फॉरवर्ड जाना है तो जो आपके पास इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन डिपार्टिंग वन। जैसे मैंने बताया था पावर रूल, कि ताकतवर को उससे ज़्यादा ताकतवर जो होगा वो ही रिमूव कर सकेगा वहाँ से। ठीक है, तो इसी तरह से जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तभी जाके लिविंग ग्रुप वहाँ से लीव करेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप इटसेल्फ और न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये मैंने एक जर्नल रिएक्शन लिखा है। अभी मैंने इसके ये नहीं जा रहा कि इसमें स्टेप्स कौन से कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व, सिर्फ एक जर्नल पैटर्न लिखा हुआ है कि 2 प्रोसेसेस इसमें होते हैं। मेन स्टेप्स क्या होते हैं? ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड, ये जो Cl जो लिखा है ना ये बेसिकली L स्टैंड फॉर लिविंग ग्रुप, और इस केस में हम अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं, X स्टैंड फॉर हेलोजन्स। ठीक, वो आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? ये ब्रेकेज होती है CX बॉन्ड की, और दूसरा जो आपके पास होते हैं फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड। CNU बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ जो बॉन्ड होते हैं उसकी फॉर्मेशन होती है। सो ये चीज़ ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जब आप बात करते हैं आपको पता होना चाहिए इसके अंदर मेन स्टेप्स कौन से हो रहे हैं। तो कौन कौन से हैं? एक होती है ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड, जो ऑलरेडी कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करते हैं उसके साथ न्यू बॉन्ड की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन दीज 2 मेन स्टेप्स, दीज 2 प्रोसेसेस, इसके 2 मैकेनिज्म्स होते हैं। किसके? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के, डिपेंडिंग अपॉन दीज 2 फैक्टर्स। ठीक, ये इन फैक्टर्स के बेसिस पे आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के 2 फर्दर मैकेनिज्म्स होते हैं। अब अगर एक को हम कहते हैं SN1 और एक को कहते हैं हम SN2। अगर ब्रेकेज ऑफ if the breakage of the CX bond followed by the formation of the new bond CNU bond, कि पहले ब्रेकेज हो रही है CX बॉन्ड की फिर फॉर्मेशन हो रही है CNU बॉन्ड की, ये 2 स्टेप्स में हो रहा है, पहले ब्रेकेज हो रही है फिर फॉर्मेशन हो रही है। तो ऐसे मैकेनिज्म को हम कहते हैं वो SN1 मैकेनिज्म होता है। ठीक है, फिर से अंडरस्टैंड करना है कि जिसपे पहले स्टेप पे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, दूसरे में न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, 2 मुख्तलिफ स्टेप्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को आप कहते हैं वो SN1 मैकेनिज्म होता है। और किस टाइप का? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। अब दूसरा कौन सा हो सकते हैं? द 2 प्रोसेसेस occur simultaneously then the mechanism is SN2। अगर
ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ द CNU बॉन्ड, ये बिल्कुल एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, एक ही स्टेप के अंदर हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो जो मैकेनिज्म होगा वो आपके पास कौन सा होगा, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कैटेगरीज हमने स्टडी की कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं या फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस हो सकते हैं। फिर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिपेंडिंग अपॉन दिस स्टेप हमने कहा कि इनके दो टाइप्स हो सकते हैं, एक SN1 मैकेनिज्म हो सकते हैं और एक SN2 मैकेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम अपकमिंग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे कि SN1 मैकेनिज्म किस तरह से होते हैं, SN2 मैकेनिज्म किस तरह से होता है, ठीक। फर्दर अगर इस टॉपिक रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइव इंटरेक्टिव सेशंस के लिए आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं ताकि हम लाइव आपके जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर कर सकें और जाके तो कोई भी आपकी क्वेरी है उसको हम रिजॉल्व कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।